नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। रुद्रोनॉमिक्स के आज के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। तो ये सेशन जो है हम आज बात करने वाले हैं रीन्यूएबल्स मैन्युफैक्चरिंग की। देखिए, जहां तक भारत की बात की जाती है तो मैन्युफैक्चरिंग अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे हम जीडीपी ग्रोथ की बात करें या फिर हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें, जहां पे हमें चाहिए लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जो ज्यादा लोगों को रोजगार प्रदान कर सके, तो उस हर लिहाज से मैन्युफैक्चरिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट इसके साथ साथ देखिए, रीन्यूएबल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली उभर के आ रहा है, यानी कि एक नेशनल सिक्योरिटी इंपेरेटिव के तौर पे और पावर लिफ्टर के तौर पे भारत की इकोनॉमी को और आगे बढ़ाने के लिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसको। कंप्लीटली बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, और हम डिस्कस करने वाले हैं इसका एक कंप्लीट मेंस के पर्सपेक्टिव से, क्या क्या इसके अंदर अभी हम कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या इसके अंदर चैलेंजेस हैं, क्या उसके आगे सोल्यूशंस हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये भी ध्यान रखिए कि 2026-27 का बजट जो है वो पेश होने वाला है 1 फरवरी को। तो वो सारा डिस्कस करने का आज का हमारा जो है एजेंडा रहेगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखिए क्या कहा जा रहा है कि रीन्यूएबल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो क्रूशल है भारत के लिए। किस लिए? गेम चेंजर साबित हो सकता है इन डिसाइडिंग कि हमारा इकोनॉमिक जियोपॉलिटिकल फेट अगले दशकों के अंदर कैसा रहेगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आपको वीडियो को आगे देखने पे समझ आ जाएगा। पोटेंशियल बेनिफिट्स जो हम बात करने वाले हैं कि एनर्जी सिक्योरिटी हमें चाहिए, सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए, लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट हमें क्रिएट करना है, और एडवांटेजियसली हमें अपने आप को ग्लोबल सप्लाई चेन्स में भी शामिल करना है, पोजीशन करना है। क्योंकि हम जिस हिसाब से ग्रो कर रहे हैं, जिस हिसाब से हम चाहते हैं कि हमारी एक से हो ग्लोबल फोरा पे, ग्लोबल स्टेज पे, तो हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस अभी हाल फिलहाल में जो आपने देखा कि दुनिया भर में कन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो भी इतने राइज पर हैं, और इन कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में जो ट्रंप के टैरिफ टैंट्रम्स चल रहे थे, जहां पे उन्होंने ना जाने किस किस कंट्री के ऊपर क्या क्या जो है सैंक्शंस फेंक कर मारे, इंक्लूडिंग जो है भारत के ऊपर के हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे, चाइना के ऊपर अलग से टैरिफ्स लगा दिए। तो इस सब के चलते भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम सेल्फ रिलायंस यानी जो आत्मनिर्भरता वाला एंगल है उससे भी सोचें, पर्टिकुलरली रीन्यूएबल मैन्युफैक्चरिंग की जहां तक बात है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि क्यों जो है हम कह रहे हैं कि जो रीन्यूएबल सेक्टर है हमारा, वो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक पावर लिफ्टर की तरह एक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए कि अगर हम आज के आंकड़े देखते हैं इकोनॉमिक रेजिलियंस जो है भारत में, तो पहली बात तो देखिए हम दुनिया के सबसे तीसरे नंबर के बड़े एनर्जी कंज्यूमर है। वी आर द थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर। पर इसमें जो हमारी डिपेंडेंस है वो इंपोर्ट्स पे बहुत ज्यादा है। फॉसिल फ्यूल्स, क्रूड, हम अपनी जरूरतों का अराउंड 87 to 88% क्रूड जो है हम इंपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर हम डिपेंडेंट हैं। हमारा एक्सपोजर ऑयल, गैस और कोल प्राइस शॉक्स के लिए भी जो है एक्सपोज रहता है हमारा। क्योंकि अगर कोई भी जो है दुनिया में कहीं पे भी इसके अंदर कोई वोलेटिलिटी आती है तो उसका सीधा असर आपके प्राइसेस पे पड़ता है। यानी कि जियोपॉलिटिकल डिसरप्शंस जो हैं उनके प्रति आप वल्नरेबल होते हैं यदि आप डिपेंडेंट है। एंड करंट अकाउंट जो है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, यानी क्योंकि आप जो है इसके ऊपर इंपोर्ट का खर्चा बहुत कर रहे हैं, जिसमें आपको फॉरेन एक्सचेंज खर्चना पड़ता है, फॉरेक्स खर्चना पड़ता है, आपको अमेरिकी डॉलर जो है वो खर्चना पड़ता है। तो करंट अकाउंट के ऊपर भी प्रेशर्स पड़ते हैं, जिसका सीधा असर जो है वो रुपए के ऊपर पड़ता है कि रुपया जो है वो घट रहा है या बढ़ रहा है, यानी कि अप्रिशिएट कर रहा है या डिप्रिशिएट कर रहा है। तो ज्यादा प्रेशर पड़ने से क्या होता है कि अगर हम ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट का कॉस्ट हमारा ज्यादा आ रहा है, तो उससे रुपी जो है वो गिरना स्टार्ट या डेप्रिशिएट करना स्टार्ट कर जाता है बतौर अमेरिकी डॉलर। तो ये तो हुए कुछ आज के चीजें। अब देखिए दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग में डोमेस्टिकली हमें एडवांटेजेस कहाँ कहाँ पे हैं कि एक तो हम ट्रांजिशन कर सकते हैं फ्रॉम इंपोर्टिंग फ्यूल टू मैन्युफैक्चरिंग एनर्जी एसेट्स, यदि हम रिन्यूएबल्स के बारे में बात करते हैं। साथ साथ लॉन्ग टर्म है, आपके एनर्जी कॉस्ट्स को और प्रिडिक्टेबल बनाने में बहुत मदद करेगा, बहुत कारगर साबित होगा। आपकी स्ट्रैटेजिक डिपेंडेंस जो है वोलेटाइल रीजन्स पे खास तौर से, उसमें भी रिडक्शन देखने को मिलेगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि कहीं पे भी अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, आपका एक्सपोजर यदि कम है तो आप रिलेटिवली कुशन्ड हैं उससे। चौथा, स्ट्रेंथन करेगा आपके नेशनल सिक्योरिटी अपैरेटस को थ्रू डोमेस्टिक एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि देखिए इसमें बहुत एक दिक्कत, जैसे अभी
हाल ही में अमेरिका ने जो वेनेजुएला को इन्वेड किया तो वहां ये कहा गया कि उनकी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड ही जो है उसको ही काट दिया गया। इस लेवल का वो वहां पे सोफिस्टिकेशन यूज किया गया था। तो एनर्जी जो है, देखिए एनर्जी का वेपनाइजेशन जो है वो आज से नहीं है, वो बहुत समय से है। इसको बतौर एक वेपन यूज किया जाना देशों के द्वारा। तो इसलिए जितनी हमारी निर्भरता अपने खुद के स्वयं के ऊपर हो उतना हमारे लिए बेटर है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। चलिए तीसरी बात जो है इसमें मुख्यतः एम्प्लॉयमेंट की, यानी कि जो रोजगार के अवसर इसमें क्रिएट किए जा सकते हैं। तो आप इतना तो समझते हैं कि देखिए जहां तक हम कृषि की, प्राइमरी सेक्टर की या एग्रीकल्चर और एग्री एनेबल्ड सेक्टर्स की बात करते हैं, उसमें जो है उतना ग्रोथ जो है सभी को दिला पाना मुश्किल है। तो आपकी अर्थव्यवस्था यानी भारत की अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है कि हम और नॉन फार्म जॉब्स जो हैं उनको भी क्रिएट करें। इन अपॉर्चुनिटीज के लिए हमारे पास स्किल के लेवल जो हैं अक्रॉस द स्किल लेवल्स हम काम दे सकते हैं, यानी कि जरूरी नहीं है कि सारे हाई स्किल्ड ही हों। जो लो और मिड स्किल लेवल के वर्कर्स हैं उनको असेंबली में, फैब्रिकेशन में, इंस्टॉलेशन में यूज किया जा सकता है, रिन्यूएबल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। जो आपके पास और बेटर हाई स्किल वाला वर्कफोर्स है उसकी यूटिलाइजेशन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल साइंस, ऑटोमेशन के अंदर, सिस्टम डिजाइन के अंदर, यानी कि जहां पे आप इसको एआई के साथ मान लीजिए इंटीग्रेट करके देखते हैं, वहां पे दोनों प्रकार के लो एंड हाई स्किल वर्कर्स को आप अब्सॉर्ब कर सकते हैं। फिर मल्टीपल स्टेट्स, अच्छा इसमें अच्छी बात क्या है कि जॉब जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो केवल कुछ स्टेट्स में कॉन्सेंट्रेट करके नहीं रहेगा। इसमें आप मल्टीपल स्टेट्स के क्रॉस जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली जो हमारा कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था का एक तरीके से बैकबोन की तरह काम करता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इन एमएसएमईज का इसके अंदर इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से हो सकता है सप्लाई चेन के अंदर। ठीक है। फिर स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर जो है कंपेयर टू सॉफ्टवेयर और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, यानी कि आप इसमें ज्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे आप जा सकते हैं जल्दी बहुत एज कंपेयर टू अदर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। चलिए ये तो हुई बात इस पूरे एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड एस्पेक्ट की। अब देखिए अगला जो चौथा पॉइंट बनता है वो बनता है कि ग्लोबल ट्रेड और स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग, इसमें भी आपकी मदद करेगा लिफ्ट अप करने में। यानी कि हम थोड़ा रिकॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं ग्लोबल क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन में, जहां पे आप देखिए इसमें जो है दूसरी डिबेट भी चलती हैं कि अभी कार्बन टैक्स का इंट्रोडक्शन जो है वो कर दिया गया 1 जनवरी से यूरोपियन यूनियन के द्वारा। तो आपको चाहिए कि आप जो है और ऑल्टरनेटिव्स को एक्सप्लोर करें। दूसरा ओवर कॉन्सेंट्रेशन है अभी चाइना के अंदर, एंड ट्रेड बैरियर्स तो आपने देखा ही है कि हाल फिलहाल में कितने बढ़ गए हैं। तो आपकी यहाँ पे भी हेल्प करेगा ये, या आप कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिकली पोजीशन करने में, यानी हम कह सकते हैं कि जो ये चाइना +1 वाला ऑल्टरनेटिव है, भारत अपने आप को यहाँ वेल पोजीशन कर सकता है। प्लस ग्रोइंग डिमांड फॉर ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स, जिसमें पीपल वांट, कंट्रीज वांट के चाइना का कोई ऑल्टरनेट जो है वो अवेलेबल हो हमारे पास। फिर एक्सपोर्ट पोटेंशियल है अक्रॉस यू कैन से एशिया, अफ्रीका एंड द मिडल ईस्ट। ठीक है, अफ्रीका में एक अपर हैंड है चाइना के पास, लेकिन फिर भी अपॉर्चुनिटीज वहां पे अवेलेबल है। देन अलाइनमेंट विद ग्लोबल डीकार्बोनाइजेशन ट्रेंड्स, जो हमने भी कार्बन टैक्स की बात करी, और आपकी ट्रेड कंपेटिटिवनेस को भी स्ट्रेंथन करता है। क्यों? क्योंकि यदि आप इसमें एक्सपोर्ट्स कर पाते हैं, जिसमें आप एनर्जी का एक्सपोर्ट तो खैर करते ही हैं, तो ये आपके यहाँ पे ट्रेड कंपेटिटिवनेस को, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, करंट अकाउंट है उसमें, या कैड करंट अकाउंट डेफिसिट जो हमें देखने को मिलता है, उसमें आपको हेल्प करेगा इसको रिड्यूस करने में। चलिए ये हुई चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट इसमें बनता है हमारा टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप का, कि ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है एज वी आर, और एज वी से विद रिस्पेक्ट टू सेमीकंडक्टर्स के, ऐसे सेमीकंडक्टर के बारे में कहा जाता है। दूसरा एरिया ऑफ फोकस इसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रिड स्केल स्टोरेज एंड हाइड्रोजन सिस्टम जो है, ये मेनली हमारा यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी में अच्छा कर सकते हैं। जरूरत है बिल्ड करने की R&D कैपेसिटी को थ्रू एनहांसिंग अवर मैन्युफैक्चरिंग बेस। एंड देखिए इसमें जरूरी बात क्या है कि फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के अंदर, फ्यूचर एनर्जी टेक्नोलॉजीज के अंदर जो है उसमें रिन्यूएबल्स का अच्छा खासा हिस्सा, अच्छा खासा रोल रहेगा, जहां पे पूरा वर्ल्ड जो है वो फॉसिल से दूर भाग रहा है, डीकार्बनाइजेशन की जो है बात कर रहा है, और इसको सैंक्शन आउट भी कर रहा है। अब तो कार्बन टैक्स का हमने देख ही लिया। चलिए आखिरी इसमें जो छठा पॉइंट बनता है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू अ स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव, यानी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एज अ नेशनल सिक्योरिटी नीड। देखिए यहाँ पे मेरा साफ साफ मत जो है वो ये है कि आज की डेट में आप इसको ये नहीं कह सकते ये केवल एक नेसेसिटी है या एक लग्जरी है, या आप एक मॉरल हाई ग्राउंड लेंगे
डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करके रिन्यूएबल्स के अंदर, या जॉब्स क्रिएट करेंगे, या इकोनॉमिक ग्रोथ को पुश करेंगे, वो सब तो है, लेकिन उसके अलावा बहुत एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है इंटीग्रेशन ऑफ योर नेशनल सिक्योरिटी नीड्स विद दिस पर्टिकुलर पॉलिसी, कि उसमें जितना आप आत्मनिर्भर हों उतना आपके स्ट्रैटेजिक जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं उनके लिए अच्छा है। तो कह सकते हैं कि ये एक जनरेशनल अपॉर्चुनिटी है और इसे हमें मिस नहीं करना चाहिए। चलिए अब आते हैं, देखिए ये तो हो गई बात प्रेजेंट जो हमारा स्टेटस है, चैलेंजेस क्या देखने को मिलते हैं और उसका वे फॉरवर्ड फिर क्या हो सकता है, उसके साथ कंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहली बात देखिए, चैलेंजेस आज की डेट में जो है वो एक तो है कि जहां हम फॉसिल फ्यूल्स, कार्बन के ऊपर बेस्ड एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, उसमें हमें रीनेबल जो पूरा एनर्जी इक्विपमेंट है उसमें हम मैन्युफैक्चरिंग की जो पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, ये ट्रांजिशन जो है ये चैलेंज एक पेश करता है। पहला यानी कि हम कह सकते हैं शिफ्ट फ्रॉम रैपिड कैपेसिटी टू सस्टेनेबल कम्पेटिटिवनेस, कि वो जो मॉडल हो सस्टेनेबल भी हो और उसके साथ साथ कम्पेटिटिव भी हो, क्योंकि मत भूलिए कि चाइना जैसे प्लेयर जो हैं वो ऑलरेडी इसमें एक भाग जमा कर बैठे हैं। देन ओवर कैपेसिटी और प्राइसिंग प्रेशर जो हमें सोलर मॉड्यूल्स में देखने को मिला, उसके बारे में भी सोचना आवश्यक है। यानी कि हुआ क्या, सोलर जो आपके फोटो वोल्टेक पैनल्स होते हैं उनमें कैपेसिटी, मतलब उनमें डिमांड से ज्यादा जो है प्रोड्यूस कर दिया गया, सप्लाई कर दिया गया, जिसके चलते जो है प्राइसिंग के ऊपर प्रेशर आया, उतने भी डिमांड जनरेट नहीं हुआ था। तो वो ट्रांजिशन के अंदर जो है देखने वाली एक बात होती है कि उसको कैसे आप मैनेज करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई डायनेमिक्स को, है ना, जहां पे स्लोअर डिमांड ग्रोथ एंड एक्सपोर्ट एक्सपेंशन। तो इसको थोड़ा बैलेंस आउट करके चलना कि किस प्रकार से ऐसा ना हो कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है उसको हम खड़ा करने के चक्कर में या उसको हम सपोर्ट करने के चक्कर में बर्बाद कर दें। देन ग्रिड रेडीनेस लैगिंग बिहाइंड कैपेसिटी ग्रोथ, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इंटीग्रेट करना जो है वो आवश्यक हो जाता है एंड दैट रिक्वायर्स द एफर्ट्स फ्रॉम योर स्टेट्स आल्सो, यानी कि इसमें आप कह सकते हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है वो बहुत जरूरत उसकी पड़ेगी हमें, ताकि हम इंटीग्रेट कर पाए उसको। चलिए एक तो हुआ ये पहला ट्रांजिशन से संबंधित चैलेंज। दूसरा देखिए, अब जहां पे हमारे पास नीश नहीं है, जहां पे हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, जहां पे हमारे पास स्पेशलाइज या एक्सपर्ट, हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं है, वहां पे हमारी डिपेंडेंस है इंपोर्ट्स के ऊपर आज भी। सो इंपोर्टेड अपस्ट्रीम इनपुट्स एंड एडवांस कंपोनेंट्स हम बाहर से मंगाते हैं आज भी। लिमिटेड कॉस्ट कंपेटिटिवनेस वर्सेस ग्लोबल प्लेयर्स, पर्टिकुलरली जो मैं कह रहा था पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, कि इसमें आपको जो है समय लगेगा। प्लस एक्सपोजर टू, इसके चलते ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शंस, कि अगर कहीं पे कोई टैरिफ वॉर छिड़ता है, कहीं पे कोई जियोपॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स अराइज करते हैं, तो उससे सप्लाई चेन में डिसरप्शन आते हैं जो आपके ऊपर भी एडवर्स इंपैक्ट करते हैं। ठीक है, तो एक तो है ये डिपेंडेंस, इसके बारे में सोचना। तीसरी बात आती है कि जहां पे हमारे पास टेक्नोलॉजी और स्किल गैप्स, कि परसिस्टेंट टेक्नोलॉजी गैप्स एंड रैपिड ऑब्सोलेसेंस देखने को मिला है, कि इसमें हमारे पास उतना बेटर टेक्नोलॉजी, मतलब R&D आपको करना ही पड़ेगा, आपको उसमें पैसा झोंकना पड़ेगा। प्लस हाई अपग्रेड फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता है कॉस्ट को, यानी कि जो आपको जल्दी जल्दी इक्विपमेंट कुछ नए चेंज करने पड़ते हैं, रिप्लेस करने पड़ते हैं, हाई अपग्रेड फ्रीक्वेंसी, वो जो है कॉस्ट का एक चैलेंज, फाइनेंस का एक चैलेंज जो है वो पेश करता है। देन स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज का जो है उतना अवेलेबिलिटी ना होना एंड स्लो प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट्स, ये आते हैं सारे हमारे जो टेक्नोलॉजी के क्रॉस और स्किल्स के क्रॉस हमें देखने को मिलते हैं। चौथा अब आता है, इसको आप क्रोनोलॉजिकली अगर रखें तो फाइनेंशियल एंड पॉलिसी चैलेंजेस, कि देखिए यहाँ पे सरकार जो है उसमें पॉलिसी के तहत अभी बजट में हम बात करेंगे कि क्या किया जा सकता है कि लॉन्ग टर्म अफोर्डेबल फाइनेंस जो है उसको इजीली एक्सेस करवाया जाए, है ना। पॉलिसी और रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी जो है उसको मिनिमाइज किया जाए, क्योंकि ये यहाँ पे देखने को मिलती है। प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिकल कंस्ट्रेंट्स ये देखने को मिलते हैं। ट्रेड बैरियर्स, टैरिफ इन एक्सपोर्ट मार्केट, चलिए इसके ऊपर तो बहुत ज्यादा कुछ हम कर भी नहीं सकते हैं। एंड हाइटेंड बिजनेस रिस्क इन द एब्सेंस ऑफ अफोर्डेबल लॉन्ग टर्म फाइनेंस, तो ये हमें देखने को मिलता है कि क्या है फाइनेंशियल एंड पॉलिसी चैलेंजेस। चलिए अब देखिए कि यहां से आगे व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड, या हम किसको आगे इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड इन स्ट्रेंथनिंग रीन्यूएबल्स मैन्युफैक्चरिंग। हमने सारे चैलेंजेस की बात कर ली। अब देखिए इसमें ये ना आपके वे फॉरवर्ड वाला कंक्लूजन वाला पॉइंट जो है आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारे पास, क्योंकि अपकमिंग बजट जो है वो आ ही रहा है, बस अब कुछ ही दिन की बात है, कि पॉलिसी और बजट सपोर्ट जो है वो उसमें
चाहिए सरकार को डेफिनेटली कि इंट्रोड्यूस कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी मेजर्स रीनेबल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के लिए, स्ट्रेंथन इंडिया पोजीशन एज ग्लोबल क्लीन एनर्जी हब। देखिए इसमें हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। फिर देखिए जैसे स्कीम्स हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी चलाई गई पास्ट में भी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, तो इसको एक्सपैंड करा जा सकता है। सपोर्ट बियॉन्ड जस्ट द सोलर या फोटोवोल्टेक जो मॉड्यूल्स हैं उसके बियॉन्ड इसमें एक्सपैंड किया जाए। इंक्लूड अपस्ट्रीम इनपुट्स जो यूज होती हैं, पॉलीसिलिकॉन है, चाहे वेफर्स हैं, सेल्स हैं या विंड कंपोनेंट्स हैं। कवर बैटरी सेल किया जा सकता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रीन हाइड्रोजन इक्विपमेंट, पूरे तरीके से इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग चेन जो है उनको एनकरेज करने के लिए कुछ किया जा सकता है एंड रिड्यूस करें हमारी इंपोर्ट की डिपेंडेंस। तो ये सारा किसके थ्रू हो सकता है? ऐसी स्कीम्स के थ्रू कि अगर हम पीएलआई के स्कोप को यहाँ पे एक्सपैंड करते हैं तो। तीसरी चीज के मार्केट स्टेबिलिटी और डिमांड अलाइनमेंट। देखिए ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि जब भी हम इकोनॉमिक्स में बात करते हैं कि डिसरप्शन जब आता है तो उसमें मेजरली क्या डिसरप्ट होता है? डिमांड और सप्लाई का जो आपका एक कह सकते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है कि हाँ जितनी डिमांड थी उसके आसपास ही सप्लाई चल रही थी या सप्लाई उससे थोड़ी कम चल रही थी, तो प्राइसेस जो है वो स्टेबल थे, मार्केट जो है वो क्रैश भी नहीं कर रहा था और प्राइसेस बहुत ऊपर भी नहीं जा रहे थे। तो वो आपको अलाइनमेंट की आवश्यकता है। सो सेट अ लॉन्ग टर्म डिप्लॉयमेंट टारगेट्स, लॉन्ग टर्म क्या आप कितना अचीव करना चाहते हैं। इंट्रोड्यूस परचेज गारंटीज लिंक टू कैपेसिटी ग्रोथ ताकि जो वोलेटिलिटी है वो कम हो सके। प्रोवाइड प्रेडिक्टेबल मार्केट डिमांड टू रिड्यूस ओवर कैपेसिटी रिस्क। ये वाला पॉइंट हमने जो ऊपर बात की थी जहां पे हमने सोलर फोटो वोल्टेक पैनल्स के अंदर ये चीज देखी थी, है ना। चलिए फर्दर क्या हो सकता है? ट्रेड एंड टैरिफ वाला जहां तक मुद्दा है कि लोअर कस्टम ड्यूटीज ऑन क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स जिनको हम डोमेस्टिकली अभी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। एक्सटेंडेड ड्यूटी एग्जेम्पशंस फॉर एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट, इंप्रूव कंपेटिटिवनेस अगेंस्ट ग्लोबल प्लेयर्स। देखो इसमें अब सरकार के लिए जो चैलेंज खड़ा होता है वो होता है बैलेंस आउट करने का, कि सारा कुछ ही बाहर से भी इंपोर्ट ना किया जाए, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको भी इम्पेटस दिया जाए कि वो ग्रो करे। जो आपका डोमेस्टिक यहाँ पे इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, बट जहां पे अभी कैपेसिटी नहीं है कुछ भी और क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स आपको चाहिए, उसमें तो आपको जो है ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड में उसका देखना ही पड़ेगा समाधान। चलिए फर्दर फिफ्थ पॉइंट, ग्रीन फाइनेंसिंग एंड कैपिटल एक्सेस के स्पेशल ग्रीन फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स जैसे हमें देखने को मिलता है कि सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, है ना। तो इस प्रकार के मैकेनिज्म्स का सरकार जो है यूज कर सकती है। देन प्रोवाइड टारगेट लाइंस ऑफ क्रेडिट एंड लो इंटरेस्ट लोन्स ताकि सस्ते या कम आप कह सकते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज दर पे लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए लोन मुहैया कराया जा सके। देखिए इसमें चैलेंज कहाँ आता है कि जब लॉन्ग टर्म का लोन होता है उसमें रिस्क बढ़ जाते हैं और इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता है वैसे, है ना। देन इंट्रोड्यूस पार्शियल क्रेडिट गारंटीज फॉर रिन्यूएबल मैन्युफैक्चरर्स ताकि उनको एक बार एटलीस्ट इनिशियल सपोर्ट जो है वो मिल सके जहां पे फाइनेंसिंग एक चैलेंज है। देन एक्सेस टू लॉन्ग टर्म कैपिटल स्पेशली जहां पे हम माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस एमएसएमईज की बात करते हैं कि इनके लिए चैलेंज हमेशा रहता है एक फाइनेंस का। एंड लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल ताकि सस्टेनेबल बनाया जा सके इस एक्सपेंशन को। देखिए सिर्फ ये एक बार ऐसा नहीं है कि वन टाइम शॉट देके या वंस अ शॉट इन दी आर्म देके जो है आपने उसको छोड़ दिया उसको अपने खुद के सर्वाइवल के लिए, ऐसा करना जो है वो सही नहीं रहेगा इसके सस्टेनेबिलिटी के लिए। फिर जहां पे बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम, इसके ऊपर काम कर रहा गया है पास्ट में, ठीक है, इसको और आगे कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत है। सो सपोर्ट किया जाए क्रिएशन ऑफ रिन्यूएबल इंडस्ट्रियल क्लस्टर जो है स्पेशली ईएमआर किया जा सकता है इनको। डेवलप स्पेशलाइज्ड लॉजिस्टिकल कॉरिडोर्स, हाई क्वालिटी इंडस्ट्रियल पार्क्स जहां पे प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज हों, है ना, कि जल्दी एफिशिएंटली जो है विद लेस टाइम कंस्ट्रेंट्स जो है किया जा सके। रिड्यूस इनपुट एंड लॉजिस्टिक्स कॉस्ट एंड स्ट्रेंथन सप्लाई चेन एफिशिएंसीज। मतलब ये सारा मोटा मोटा आप मान के चलिए कि बजट के अंदर अगर हम इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म सरकार के पॉलिसी सपोर्ट के तहत ही हो सकता है। एंड लास्टली एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड ग्लोबल कंपेटिटिवनेस, कि आप जो है पोजीशन कर रहे हैं अपने आप को एज एन ऑल्टरनेट टू चाइना। एंड देखिए इस बात को जरूर पक्का से ध्यान रखिए कि कंट्री जो है वो चाह रही है कि चाइना के ऑल्टरनेट के तौर पे बहुत सारे सेक्टर्स में या वेस्ट के ऑल्टरनेट के तौर पे बहुत सारे सेक्टर्स में जो है भारत जो है अपनी भूमिका निभाए, तो वहां पे वी हैव गुड स्कोप।
तो इसमें क्या बोल सकते हैं, इंट्रोड्यूस एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, है ना, ऑफर एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस रिन्यूएबल इक्विपमेंट के लिए मैन्युफैक्चरर्स की मदद की जाए ताकि वो compete कर सके ग्लोबली, मिटिगेट रिस्क फ्रॉम टैरिफ एंड ट्रेड बैरियर्स एंड कैप्चर मार्केट्स अक्रॉस एशिया, अफ्रीका एंड अदर रीजन्स। तो मोटा मोटा ये जो है हमें दिखता है कि किया जा सकता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली देखने वाली बात होगी कि जो अभी आपका 2026-27 फाइनेंशियल ईयर का अभी यूनियन बजट आएगा, उसमें इसको लेके सरकार जो है वो क्या करती है। चलिए, तो ये तो हुई बात इसको लेकर। अब देखिए, हाल फिलहाल में ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं किया गया है, चाहे हम अगर बात करें सरकार के द्वारा कुछ जो अच्छे कदम उठाए गए हैं ऑलरेडी, जैसे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, है ना, रेयर अर्थ के ऊपर, क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग, पीएम कुसुम स्कीम, तो इसके ऊपर जो है काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं किया जा रहा है। बट हाँ, चैलेंजेस भी हैं जो उनकी हमने बात की है, और उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए देयर हैज टू बी लॉन्ग टर्म पॉलिसी सपोर्ट फ्रॉम दी गवर्नमेंट साइड, जो देखना बाकी है कि अभी कैसे करते हैं 2026-27 के बजट के अंदर। बाकी आज के सेशन में आई होप हमने A to Z कवर किया है इस टॉपिक का। इसके आप नोट्स जरूर बना लीजिएगा, मेक श्योर कि आप जो है इसके नोट्स जरूर अपने खुद से बना लें, शॉर्ट नोट्स, ताकि वो आपके रिवाइज करने के लिए वो बहुत ही यूजफुल साबित होते हैं। ठीक है, चलिए, बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेक श्योर कि आप उसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड इन योर सर्कल जो लोग यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो रुद्रनॉमिक्स में लूंगा आपसे इजाजत। थैंक यू सो मच, आप बने रहे लास्ट तक। जय हिंद, जय भारत, जल्दी मिलेंगे।